बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज हम दो मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि इमरान खान की मजीद 7 मुकदमात में बुरी जमानतें मनसूख कर दी गई हैं। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, या कि उनको रिहा कर दिया जाएगा? जो कि तोशाखाना केस में उनकी अपील अदालत में पेंडिंग है, उसके ऊपर फैसला आने के बाद अगर उनकी जमानत हो जाती है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो जाती है, तो क्या उनको गिरफ्तार दोबारा से मुख्तलिफ मुकदमात में कर लिया जाएगा, या जमानत होने के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा? और दूसरे नंबर पे आज एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट को कल अदम करार दे दिया गया है, जिसके साथ इमरान खान के साथ साथ नवाज शरीफ का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ था, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि शायद इस एक्ट की वजह से नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा और उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी, वो दोबारा से पाकिस्तान आके इलेक्शन लड़ सकेंगे और शायद एक दफा फिर पाकिस्तान के वजीर आजम बन सकेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट, जो कि पार्लियामेंट से पहले पास किया गया, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको कल अदम करार दे दिया गया है। बहरहाल इस एक्ट के मुताबिक ये था कि कोई भी शख्स अदालत के अंदर एक नजरसानी दोबारा से दायर कर सकता था। उसको जितने जजेस ने पहले फैसला किया था उससे ज्यादा बेंच बनाया जाएगा, जो कि उसके ऊपर फैसला करेगा। 60 दिन के अंदर इसमें नजरसानी दायर की जा सकती थी, लेकिन ये सबसे पहले इसको पार्लियामेंट ने पास किया, सदर ने इसके ऊपर दस्तखत किए, बाकायदा एक एक्ट की शक्ल में ये वजूद में आ गया। लेकिन इसको पीटीआई ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो आज इसका फैसला आ गया है और इसको कल अदम करार दे दिया गया है। इसमें नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बना रहे थे और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 सितंबर की उन्होंने अपनी पाकिस्तान में आमद की टिकट भी बुक करवा ली थी, और ये अमकान जाहिर किया जाता था कि वो पाकिस्तान में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी एक तो हफाजती जमानत लेंगे, और दूसरे नंबर पे जो उनकी नाअहली है उसके खिलाफ एक अपील दायर करेंगे। और अमकान ये जाहिर किया जाता था कि शायद उनकी नाअहली खत्म हो जाए और दोबारा से वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सकें, और शायद एक दफा फिर वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन सकें। लेकिन इस एक्ट के कल अदम होने के बाद ये समझा जा सकता है कि अब शायद उनकी नाअहली खत्म होने का मकान मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आता। अब अगर इलेक्शन 60 दिन के अंदर हो जाते हैं, तो ना तो नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होगी, ना वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, और ना ही वो पाकिस्तान के दोबारा वजीर आजम बन सकेंगे। ये एक बात तो आप अपने जहन में क्लियर कर लेंगे। अब नवाज शरीफ का फिलहाल कोई ऐसा मुस्तकबिल नजर नहीं आता कि वो दोबारा से सियासत के अंदर और इलेक्शन के अंदर आ सकेंगे या इलेक्शन लड़ सकेंगे। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एक फैसला आया है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसको कल अदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जन्म से जारी बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट केस का मुतल्लिका फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है, जिसकी तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट से मुतल्लिक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट भी तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा इसे कल अदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसले के लिए अदालत ने फ्री कैन को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भिजवाए थे। इसमें यह भी याद रखने वाली बात है कि 19 जून को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच ने केस की 6 समातें करने के बाद फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समातें की। दरखास्त गुजारों ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने दरखास्तें खारिज करने की सदा की थी। दरखास्त गुजार पीटीआई ने इस कानून साजी के लिए आईनी तरमीम लाजम करार देने का मुद्दा पेश किया था। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। अपील सुनने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजेस से ज्यादा होना लाजम है। तहम पीटीआई समेत इनफरादी हैसियत में वकला ने इस एक्ट को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 में इसमें क्या हुआ था उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 26 मई को सदर मुमलकत ने एक्ट पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का तलाक 29 मई से हुआ था। अब इसकी कौन सी अहम शिकें हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
एक तो इसकी शिक नंबर 1 के तहत एक्ट सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 कहलाएगा। शिक नंबर 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार मुफाद आमा के मुकदमात की नजरसानी के लिए बढ़ाया गया है। शिक नंबर 3 के तहत मुफाद आमा के मुकदमात की नजरसानी को अपील के तौर पर सुना जाएगा। शिक नंबर 4 के मुताबिक नजरसानी की समात पर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस से ज्यादा होगी। शिक नंबर 5 के मुताबिक नजरसानी में मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील कर सकेगा। शिक नंबर 6 के तहत एक्ट का अतलाक आर्टिकल 184(3) के पिछले तमाम मुकदमात पर होगा। शिक नंबर 6 के मुताबिक मुतासरा फरीक एक्ट के अतलाक के 60 दिनों में अपील दायर कर सकेगा। और शिक नंबर 8 के मुताबिक एक्ट का तलाक मिलते जुलते कानून ज़ाब्ते या अदालती नज़ीर के बावजूद हर सूरत में होगा। तो ये था जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, सदन ने इसके ऊपर दस्तखत किए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको कल अदम करार दे दिया है। मैं समझता हूं कि इसमें मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ है, नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जो कि आप ये समझते थे कि शायद वो पाकिस्तान आने के बाद एक दफा फिर से अपनी नाहिली को खत्म करके इलेक्शन लड़ सकेंगे। अब उनका ये ख्वाब पूरा होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होता है। अब हम दूसरे नंबर पे ये डिस्कस करेंगे, इमरान खान के दिन बुरे चल रहे हैं। डेफिनेटली इसमें पहले उन्हें तोशाखाना केस के अंदर सजा दी गई, उसके खिलाफ अपील अभी हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। उसमें अदालत ने रिकॉर्ड तलब कर रखा है, लेकिन अभी फिलहाल कोई डेट फिक्स नहीं की हुई। पहले तो अमकान यही जाहिर किया जाता था कि अगर उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो जाती है तो उनको शायद रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ये बात बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की थी कि जिस तरह से गवर्नमेंट का प्लान मुझे समझ में आ रहा है, मुझे नजर आता है, ऐसे लगता है कि जिस तरह दूसरे पीटीआई के लोगों के साथ सलूक किया गया था, या परवेज लाही या दीगर जो दूसरे पीटीआई के लोग थे उनके साथ जो सलूक किया गया, इनको गिरफ्तार करने के बाद उनकी जमानत होती थी तो दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, फिर जमानत करवाते थे, फिर गिरफ्तार हो जाते थे। तो शायद अब इमरान खान के साथ भी इसी तरह का सलूक किया जाएगा। इनकी अगर एक केस में जमानत हो जाएगी तो उनको दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तीसरे चौथे पांचवें लगातार मुसलसल इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल फिलहाल आज की सूरत हाल के पेश नजर मुझे इमरान खान की रिहाई का फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि मैं पहले भी ये जिक्र कर चुका हूं कि गवर्नमेंट का ये प्लान है कि किसी भी तरीके से इसकी इमरान खान की नाहली भी बरकरार रहे और ये जेल के अंदर भी बंद रहे। क्योंकि अगर इमरान खान की जिस तरह से अवाम के अंदर पजीराई है, मकबूलियत है, वो अगर रिहा हो गया और उसको इलेक्शन लड़ने का और कंपेन करने का मौका दिया गया तो इमरान खान बारीक सरीत से कामयाब हो जाएगा और पीडीएम की दीगर तमाम जमातें इलेक्शन बुरे तरीके से हार जाएंगी। इसलिए ये अल्टीमेट गवर्नमेंट की डिजायर और कोशिश है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हालात हो जाएं, इमरान खान को बहरहाल बाहर नहीं रखना, क्योंकि बाहर रहना उनके लिए खतरनाक है। बाहर रहेगा तो वो पीडीएम की सारी जमातों के लिए बहुत खतरनाक और मोहलक साबित होगा। बहरहाल मैं समझता हूं कि अगर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के अंदर इमरान खान की सस्पेंशन हो भी जाती है, उनकी जमानत हो भी जाती है, तो उनको रिहा नहीं किया जाएगा और ये सिलसिला मुझे ज्यादा देर तक चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे लगता है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएंगे, अब देखते हैं व्हाट एवर इलेक्शन कब होते हैं। इलेक्शन वैसे तो कानूनी तौर पर आइन के मुताबिक असम्बली डिसॉल्व होने के बाद 3 महीने के अंदर हो जाने चाहिए, लेकिन मुझे इस तरह नहीं लगता। ऐसे लगता है कि इलेक्शन मजीद तकरीबन 6 से 8 महीने या 1 साल तक भी उनको डिले किया जा सकता है। अब यहाँ ये बात बड़ी वाज़ेह समझ में आ रही है कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। इलेक्शन 3 महीने नहीं होते, 6 महीने नहीं होते, 1 साल नहीं होते, 2 साल नहीं होते, व्हाटएवर, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड का केस भी कल अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया, तो उस केस में भी इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब आज जो मुख्तलिफ एक अदालत के अंदर 7 मुकदमात लगे हुए थे अबूरी जमानतों के हवाले से, वो भी अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दिए गए हैं। इसमें एक बड़ी अहम और कानूनी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी शख्स को किसी केस के अंदर सजा हो चुकी होती है तो बेल बिफोर अरेस्ट यानी बुरी जमानत के अंदर उसको पेश नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके ऊपर एक वैसे अदरवाइज भी कानून है कि अगर एक शख्स गिरफ्तार हो चुका है या वो हवालात के अंदर बंद है
तो अगर प्री अरेस्ट किसी दूसरे मुकदमे में जमानत में उसको अदालत में हाजिर अदालत करना चाहे तो उसको कर सकती है, लेकिन अगर किसी केस में उसको सजा हो चुकी हो तो फिर किसी दूसरे मुकदमे में अगर कोई वो शख्स बेल के ऊपर है तो अदालत उसको तलब नहीं कर सकती। अगर उसका ट्रायल भी होगा तो जेल के अंदर होगा। बहरहाल इमरान खान की अदालत में हाजिर ना होने की वजह से उसकी जो 7 मुख्तलिफ जमानतें थी वो अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हो चुकी हैं। इसको भी थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अब चूंकि पहले तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया, उसकी अपील अभी पेंडिंग है। 190 मिलियन पाउंड के केस में बुरी जमानत खारिज होगी, उसमें गिरफ्तारी डाल ली गई है। अब 7 इन जमानतें के खारिज होने के बाद भी इमरान खान को इन केसेस के अंदर भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। अब स्टेप बाय स्टेप करके ये इसके इन केसेस को इतना प्रोलॉन्ग किया जाएगा कि इमरान खान की रिहाई इलेक्शन के खत्म होने तक मुमकिन ना हो सके। अब थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि 7 मुकदमात में जो जमानत मनसूख की गई है उसकी कार्रवाई की क्या सूरत थी, अदालत के अंदर क्या हुआ, वकला ने क्या दलाइल पेश की और अदालत का इसके ऊपर किस तरह से फैसला आया। ये था कि जी 9 मई वाकयात के 7 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की बुरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने की। पीटीआई की जनब से बैरिस्टर सलमान सफदर पेश हुए और मौकफ अपनाया कि सबसे पहले इस्तदा है कि इस जमानत को मुलतवी कर दिया जाए। कानूनी नुक्ते पर रिसर्च करने के लिए 3 दिन का वक्त मिला। अदालत या प्रोसिक्यूटर मजीद मोहलत देने की मुखालफत करते हैं तो दलाइल दे देता हूं। फादर जज ने बैरिस्टर सलमान सफदर को हदायत की कि आप मेरा हाल हुमायूं दिलावर जैसा ना करें, आप दलाइल शुरू करें। आपको पता होगा कि वो हुमायूं दिलावर के खिलाफ ये एक बड़ी जबरदस्त इस हवाले से कंपेन चल रही है कि उन्होंने तोशाखाना केस में इमरान खान के वकला को दलाइल देने का भरपूर मौका नहीं दिया और बगैर दलाइल सुन उनके केस का फैसला कर दिया। जिस पर पीटीआई के वकील ने कहा कि आप हुमायूं दिलावर नहीं हैं, आपने हम पर बहुत मेहरबानियां की हुई हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकनीकी बुनियादों पर अबूरी जमानत मनसूख न की जाए। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा कि अदालती हुक्म पर हरासती और सदा याफ्ता मुलजमान रोजाना पेश किए जाते हैं। दरखास्त गजार को भी जेल से तलब कर लिया जाए, जिस पर जज ने कहा कि सदा याफ्ता को पेश नहीं किया जाता। इस हवाले से मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर कोई शख्स सदा याफ्ता ना हो, वो किसी मुकदमे में अगर गिरफ्तार हो चुका है तो किसी दूसरे मुकदमे में अगर वो प्रीवियस बेल के ऊपर होगा तो अदालत के पास इख्तियार है कि उसको तलब कर ले और अदालत के अंदर पेश होने के बाद दलाइल सुने और केस का फैसला कर दे। या अगर के मुलज़िम अदालत में हाजिर ना भी हो तो बहरहाल अदालत के पास फिर भी इस बात का इख्तियार मौजूद है कि वो केस का फैसला कर सकती हैं। यहाँ पर इमरान खान साहब के केस में भी यही सूरत थी कि वो चूंकि उनको सजा हो चुकी है, उसको अदालत से में तलब नहीं किया जा सकता। बहरहाल अगर वकला ऐसा चाहते कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में उनके हाजिर हुए बगैर अपने दलाइल मुकम्मल करके केस का फैसला मेरिट्स के ऊपर करवा लेते तो वो करवा सकते थे, लेकिन वकला ने इसके ऊपर दलाइल नहीं दिए, जिसकी वजह से ये बेल, ये जितनी भी जमानतें थी वो अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी गई थी। बहरहाल इसमें बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा कि अदालती हुक्म पर हरासती और सजा याफ्ता मुलजमान रोजाना पेश किए जाते हैं। दरखास्त गुजार को भी जेल से तलब कर लिया जाए, जिस पर जज ने कहा कि सजा याफ्ता को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। पीटीआई के वकील का कहना था कि मैं चाहता हूं कि 50 ओवर्स प्रोसिक्यूशन और डिफेंस साइड को बराबर खेलने का मौका दिया जाए। बारिश का बहाना बनाकर मेरे साइल को खेलने का मौका ना देना मुनासिब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस अदालत में पेश होना चाहते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, जब आपके मौकल बाहर थे तो अदालत आते ही नहीं थे। आप तो किसी एमपीए एमएनए के प्रोडक्शन ऑर्डर ही जारी नहीं करते थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फरहाद अली शाह एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा कि कानूनी तरीकाकार ऐसा कोई भी मौजूद नहीं जिसके तहत किसी सजा याफ्ता को अबूरी जमानत के लिए अदालत में पेश किया जाए। जिस पर जज ने कहा कि हम तो सजा याफ्ता का ट्रायल भी जेल में ही करते हैं। सैयद फरहाद अली शाह ने कहा कि अगर मुलजम अदालत में ना आए तो अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज कर दी जाती है। इस बुनियाद पर कवी इम्कान है कि मुलजम की सजा 2 दिन बाद मुअत्तल हो जाएगी, तो ये जवाज मुनासिब नहीं है। अदालत अदम पैरवी खारिज कर दे। जब मुलजम की सजा मुअत्तल होगी, जेल से बाहर आएगा तो बुरी जमानत का हकदार होगा। पहले ही की मुलजम की बुरी जमानत में तस्वीर करके मेहरबानी कर दी गई, मजीद मोहलत ना दी जाए। बहरहाल ये वकला का ख्याल था कि अभी वो तोशाखाना केस में इमरान खान की सस्पेंशन अगर हो जाती है तो वो बाहर निकल आएंगे तो हम अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत को खारिज करवा लेते हैं, जब बाहर आएंगे तो हम उनकी जमानत दोबारा से करवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
इमरान खान साहब की को रिहा नहीं होने दिया जाएगा। तोशाखाना केस में अगर उनकी सजा मुअत्तल हो भी जाती है तो उनको 190 मिलियन पाउंड के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर उसमें उनकी जमानत हो जाती है तो इन मुकदमात में उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक दफा गिरफ्तार करने के बाद वो उनको खान साहब को इतना मौका देंगे कि वो रिहा होने के बाद दोबारा से अपनी बुरी जमानत करवा सकें। बहरहाल इंसदाद दस्तगिरदी अदालत के जज इजाज अहमद ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में बुरी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। ये थी सारी सूरत हाल। बहरहाल इमरान खान साहब की रिहाई का फिलहाल मुझे कोई ऐसा मकान नजर नहीं आता। जिस तरह के पहले ये समझा जा रहा था कि चूंकि इमरान खान साहब दीगर मुकदमात में बुरी जमानत के ऊपर मौजूद हैं तो तोशाखाना केस में भी अगर उनकी सस्पेंशन हो गई तो उनको रिहा कर दिया जाएगा और वो अपने दीगर मुकदमात को फेस करेंगे, जमानतों के अदालतों के अंदर हाजिर होकर अपनी जमानतें मंजूर करवा लेंगे। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, अभी उनकी तोशाखाना केस के अंदर सजा की मुअत्तली नहीं हुई और उनको मीनवाइल 190 मिलियन पाउंड वाले केस में अब बुरी जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी डाल ली गई है। तो इसी तरह अब ये जो 7 मुकदमात के अंदर उनकी जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हो चुकी है, तो डेफिनेटली इन मुकदमात में भी इमरान खान की गिरफ्तारी या तो अभी डाल ली जाएगी या हो सकता है कि सजा की मुअत्तली होने के बाद उनकी गिरफ्तारी डाल ली जाए। बहरहाल इमरान खान की अभी जमानत होने का या उनका जेल से रिहा होने का अमकान बज़ाहिर तो ऐसा कोई नज़र नहीं आता। उनके मुकदमात को देख के, अदालतों का रवैया देख के, अदालतों के फैसले देख के ये ऐसी बात समझ में आ रही है कि शायद अभी कोई 6-8 महीने तक इमरान खान साहब की रिहाई का होना मुमकिन नहीं है और गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं चाहेगी कि किसी भी सूरत जब तक इलेक्शन ना हो जाए इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। मेरी बेस्ट विशेज इमरान खान के साथ हैं। मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला उनकी सख्तियों को कम करे और उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।